हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं ब्रिटिश कॉमन सभा का गठन, शक्तियों, कार्यों का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेमेस्टर 5 कोर 12 वालों का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। अब यही क्वेश्चन क्या कर सकता है, घुमा करके आपको दे सकता है कि लोक सदन का गठन, शक्तियों, कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। या तो ब्रिटिश कॉमन सभा का गठन, शक्ति, कार्यों का वर्णन करें कॉमन सभा का, या तो लोक सदन का। ये दोनों क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, क्योंकि कॉमन सभा को ही हम लोग लोक सदन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, डायरेक्टली मैं आंसर पर आऊँगा और आज ज़्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं समझाने का प्रयास करूँगा, इसलिए क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। कौन सा वीडियो बनाया था? तो लॉर्ड सभा वाला, ठीक है। एक मैंने इसके पहले लॉर्ड सभा वाला वीडियो बनाया था। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लो, या यूट्यूब पे सर्च करो लॉर्ड सभा बीसी सेंटर, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको देख लो दोस्तों। वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही था और कोर 12 का ही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि उसमें ऑलरेडी मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, ट्रिक से समझा रखा है, बहुत अच्छे माध्यम से मैंने समझा रखा है। अब फिर से मैं यहाँ पे उतना नहीं समझाऊंगा, ठीक है, बस मैं आपको पढ़ दूंगा। लेकिन जो वो वीडियो नहीं देखें शायद उनको ये समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले उसको जा करके और देख लो, ठीक है, क्योंकि जितना वो इम्पोर्टेंट था उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों में से कोई कम बेसी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। दोनों का दोनों वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो मैं आंसर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, ब्रिटिश संसद जो है विश्व का सबसे प्राचीन संसद है। अगर अभी ये सब चीज़ें बातें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप जा करके उस वीडियो को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखोगे तो चाह करके भी इस वीडियो को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ब्रिटिश जो संसद है वो विश्व का सबसे प्राचीन संसद है, यानी कि सबसे पुराना संसद है। ब्रिटिश संसद के दो सदन है, मतलब जो ब्रिटिश में जो संसद है ना उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखो, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। इसको उच्च सदन बोलते हैं, द्वितीय सभा यानी कि लॉर्ड सभा। ये वाला पहला वाला आपको देख रहे हैं ना, उच्च सदन, द्वितीय सभा और लॉर्ड सभा। ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है ना, इसका ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो बनाया था और यही वीडियो मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ, लॉर्ड सभा वाला, ठीक है। तो ये देखो, ब्रिटिश संसद का जो दो पार्ट्स है ना, तो दो ही पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इधर लॉर्ड सभा से भी और इधर कॉमन सभा से भी, ठीक है। तो इधर हम लोग ऑलरेडी उस वीडियो में जो इसके पहले मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ उसमें मैंने यही बताया था उच्च सदन के बारे में, यानी कि जिसको हम द्वितीय सदन भी कहा जाता है, या तो फिर उसको हम लोग लॉर्ड सभा भी कहते हैं। इसका तीन तीन नाम है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो निम्न सदन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको प्रथम सभा भी बोलते हैं, यानी कि जिसको कॉमन सभा बोलते हैं। क्योंकि देख सकते हैं क्वेश्चन है ब्रिटिश कॉमन सभा का गठन, शक्तियों, कार्यों का वर्णन करें। और इसी कॉमन सभा को हम लोग लोक सदन भी बोलते हैं। ये बात को ध्यान रखना आपको, कॉमन सभा या लोक सदन बात एक ही पड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये भी डायग्राम आपको एग्जाम में चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। चलो, देखो, हल्का सा यहाँ पे धुंधला दिखेगा, बाकी आगे आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो, ब्रिटेन संसद के उच्च सदन को लॉर्ड सभा तथा निम्न सदन को कॉमन सभा कहा जाता है। अगर ये सब बात आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बहुत जोर से करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखो। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप उस वीडियो को जाकर के देखो, क्योंकि देखो, मैं जब भी कोई वीडियो समझाता हूँ ना, तो ऐसे मैं बस पढ़ता नहीं हूँ, समझा देता हूँ। लेकिन आज मैं नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें बहुत चिल्ला करके समझाया है, ठीक है। तो देखो, ब्रिटिश संसद के उच्च सदन को लॉर्ड सभा तथा निम्न सदन को कॉमन सभा कहा जाता है। लॉर्ड सभा के सदस्य धनी तथा उच्च वर्ग के होते हैं, तथा कॉमन सभा के सदस्य गरीब व निम्न वर्ग के होते हैं। अपने आप को उच्च वर्ग समझने वाले निम्न वर्गों सदस्यों के साथ संसद में एक साथ बैठना उचित नहीं समझे। इसी कारण ब्रिटिश संसद के दो तरफ कर दिया गया है ना, यानी कि उसमें दो प्रकार के लोग थे, गरीब और अमीर, इसलिए इसको दो भागों में बट गया। एक उच्च सदन में उच्च वर्ग आ जाते थे, और जो निम्न सदन उसमें निम्न लोग, यानी कि जो पिछड़े गरीब लोग होते थे वो आ जाते थे, ठीक है। और उच्च सदन को हम लोग लॉर्ड सभा भी कहते हैं, और जो निम्न सदन उसको हम लोग कॉमन सभा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों के लिए क्लियर हो गया, ठीक है, कि उच्च सदन यानी लॉर्ड सभा में बांटी और निम्न सदन कॉमन सभा। यही तो है हमारा ब्रिटेन संसद का दो भाग में बटा हुआ भाग, एक उच्च सदन और एक वो निम्न सदन। क्योंकि वहाँ पे अमीर वर्ग के जो जाति थे वो एक अलग सदन में बैठते थे, एक अलग तरीका से बैठते थे, ठीक है, तो उसको उच्च सदन कहा गया। और जो गरीब लोग थे वो एक अलग प्रकार से बैठते थे, एक अलग मतलब सभा में बैठते थे, ठीक है, उसको निम्न सदन कहा जाता था, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कॉमन। देखो, कॉमन सभा
ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है। देखो अब हम लोग डायरेक्टली कॉमन सदन पर ही बात करेंगे। अभी तक मैंने जो यहाँ तक बात किया, ठीक है, वो उच्च सदन के बारे में भी बात किया और निम्न सदन के बारे में भी बात किया। और इतना मैंने क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले मैंने पढ़ा था, जो मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें भी मैंने यहाँ तक पढ़ा था, एकदम सेम प्रोसेस। अब अब क्या था कि यहाँ से सिर्फ उस क्वेश्चन में पढ़े थे लॉर्ड सभा के बारे में, क्योंकि वहाँ पे लॉर्ड सभा के बारे में पढ़ना था। लेकिन अब यहाँ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन सभा का बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल दोनों का कॉमन था। अभी तक ये जो पहला और दूसरा नंबर दिख रहा है, यहाँ तक दोनों में कॉमन था, ठीक है। देखो कॉमन सभा ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है। इंग्लैंड का यह सभा दुनिया की प्राचीनतम सभा है ना। यानी यह जो सभा है वो क्या है, निम्न सदन है। आपको भी पता है निम्न सदन है, प्रथम सदन है, या तो इसको हम लोग कॉमन सदन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना वो इंग्लैंड का यह सभा है कॉमन सभा, वो दुनिया की प्राचीनतम सभा, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना सभा है, ठीक है। यह एक लोकप्रिय व शक्तिमान सदन भी है। यह एक लोकप्रिय मतलब लोगों के लिए प्रिय है, लोकप्रिय मतलब आप लोग समझते हैं, और शक्तिमान मतलब ये पावरफुल सदन भी है। अब देखते हैं इसके बारे में दो लोगों ने कुछ कहा है। आखिर जो कॉमन सभा है इसके बारे में दो लोगों ने कुछ कहा है, तो क्या कहा सो देखो। पहला न्यू मैने ने क्या सब कहा है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि न्यू मैने के शब्द में कि ये न्यू मैने जो व्यक्ति थे उसने क्या कहा कॉमन सभा के बारे में। तो इसने क्या कहा पता है कि जो संसद की संप्रभुता कॉमन सभा में निवास करती है। यानी जो संसद की संप्रभुता है ना वो कॉमन सभा में निवास करती है। मतलब कि जो संसद की संप्रभुता वो कॉमन सभा में रहती है। निवास का मतलब क्या, रहना। अभी संप्रभुता क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। संप्रभुता का मतलब होता है कि जैसे हमारा भारत देश है तो हमारे यहाँ का सरकार अपने मर्जी से हमारे देश को क्या कर सकती है, चला सकती है। हमारे मर्जी से क्या कर सकती है, चला सकते हैं। संसद है तो संसद में बैठे लोग क्या कर सकते हैं, वो अपना मर्जी से संसद को चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में जो संसद है वहाँ उसको कोई दूसरा देश के व्यक्ति आकर के बोलेगा नहीं मैं यहाँ पे संसद चलाऊंगा, या तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आकर के भारत के प्रधानमंत्री को बोलेगा कि नहीं भारत को मैं चलाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। अपना देश है, अपना तरीका से, अपना स्वतंत्र तरीका से, हम लोग अपना घर अपने स्वतंत्र तरीके से चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं संप्रभुता, ठीक है, स्वतंत्रता होकर के चलाना। तो संसद की संप्रभुता जो है ना वो कॉमन सभा में निवास करती है। यानी संसद की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो कॉमन सभा में रहती है, यानी कि कॉमन सभा में निवास करती है। ये किसका कहना है, न्यू मैने के शब्द में कहना, यानी कि न्यू मैने के ने ऐसा कहा है, ठीक है। अगर आपको ये हार्ड पॉइंट लग रहा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, न्यू मैने के शब्द में। अब देखो सिडनी लॉ के अनुसार ये व्यक्ति ने क्या कहा कॉमन सभा के बारे में। ये जो सिडनी लॉ के अनुसार से जो सिडनी व्यक्ति है इसने क्या कहा, तो देखो सिडनी लॉ के अनुसार से तो इसने ये कहा कि जो कॉमन सभा है ना वो संसार की सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना, सबसे शक्तिशाली, पावरफुल और गौरवमयी व्यवस्थापिका है। यानी कि गौरवमयी मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जब हम लोग कहीं पे गौरवपूर्ण समझते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा, जो सिडनी है वो यही ने कहा कि ये सबसे जो कॉमन जो सभा है ना वो संसार का सबसे पुराना, शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा गौरवमयी व्यवस्थापिका है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं। चलो अब देखते हैं कि कॉमन सभा की रचना, संरचना या संगठन की जो कॉमन सभा है वो बनता कैसे है। रचना मतलब क्या, बनना, ठीक है। तो कॉमन सभा बनता कैसे, रचना कैसे होता है इसका, या तो फिर संरचना भी दे सकता है या तो फिर संगठन, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो ये क्वेश्चन था इसमें क्या बोला गया था कि जो कॉमन सभा उसका गठन, शक्ति और कार्य का वर्णन करें, ठीक है। तो गठन, संगठन, संरचना, रचना सब एक ही है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो कॉमन सभा का निर्माण ब्रिटिश नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। देखो जो कॉमन सभा का निर्माण होता है ना वो ब्रिटिश नागरिकों, जो ब्रिटिश में जो नागरिक लोग, जनता लोग, वह प्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से निर्वाचित करती है। निर्वाचित मतलब चुनाव करती है, ठीक है। डायरेक्ट रूप से क्या करती है, चुनाव करती है। कॉमन सभा के सदस्य निश्चित नहीं होते हैं। जो कॉमन सभा में सदस्य होते हैं ना वह निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है, कि इतना ही उसमें सदस्य होंगे। उसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है ना। यानी जो कॉमन सभा है उसमें सदस्य संख्या हमेशा फिक्स नहीं होती है, चेंज होते रहती है समय समय के अनुसार से, ठीक है। यह बताया गया है कि 1948 से पहले ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। आने की अगर मैं बात करूं तो 1948 से पहले ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उसी को मताधिकार कहा जाता है, ठीक है। वोट देने का अधिकार नहीं था। बट 1979 के आम चुनाव में अनुदार दल की विजय हुई। अब देखो 1979 ईस्वी में क्या हुआ कि आम चुनाव में अनुदार दल की विजय हुई। अनुदार दल क्या है, जैसे हम लोग इधर कांग्रेस दल रहता है ना,
ठीक है, भारतीय जनता दल, इस टाइप से वहाँ पे भी अनुदार दल था। ठीक है, तो अनुदार दल की विजय हुआ, यानी कि अनुदार दल जीत गया। और जीतने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे नेता श्रीमती मार्गरेट थ्रेचर ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, वहाँ का हो सकता है कि नंबर में पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटेन है वहाँ के पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी महिला में, तो वहाँ पे श्रीमती मार्गरेट थ्रेचर ब्रिटेन की जो पहली प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जब प्रधानमंत्री बन गया ना, तो उसके बाद से वहाँ के महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होने लगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कॉमन सभा की सदस्यता की योग्यता, कि आखिर कॉमन सभा में कौन कौन सा सदस्य जा सकते हैं। ठीक है, आखिर क्या कोई भी व्यक्ति जाकर, अगर मान लो कोई व्यक्ति जन्म के 5 साल हुआ तो क्या वो कॉमन सभा में जा सकता है? नहीं। तो कॉमन सभा के सदस्यों की योग्यता क्या है, मतलब कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉमन सभा में जा सकते हैं। ठीक है, उनकी योग्यता क्या है। हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका योग्यता क्या है। योग्यता मीन्स उसका एबिलिटी। ठीक है, एजिबिलिटी, कि उसका क्या क्या मतलब योग्यता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। यहाँ पे देखो, कॉमन सभा के सदस्यों की निम्नलिखित योग्यता है, मतलब कॉमन सभा में जो है सदस्य बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला देखो, अगर आप कॉमन सभा में सदस्य बनना चाहते हैं तो कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन यानी कोई भी चुनाव क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है। देखो, कोई भी स्त्री और पुरुष यानी स्त्री और पुरुष दोनों कॉमन सभा में जा सकते हैं। ठीक है, ये बात है, यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया कि आप किसी भी क्षेत्र से कॉमन सभा के लिए लड़ सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दूसरा नियम क्या है इसका कि वह ब्रिटेन का ही नागरिक हो। देखो, वह व्यक्ति ब्रिटेन का ही नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो कहीं का है तो वहाँ पे वो कॉमन सभा में सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, वो ब्रिटेन का ही नागरिक होना चाहिए। तीसरा क्या है कि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, मतलब उसका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, तभी वो कॉमन सभा का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट क्या है कि उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। देखो, और जो व्यक्ति क्या कर रहा है, कॉमन सभा का सदस्य बनना चाह रहा है, उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। मतदाता सूची का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग वोट देते हैं ना, तो हमारे गांव में वोट देने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक लिस्ट बन करके आता है कि हाँ आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप वोट दे सकते हैं। अगर उस सूची में आपका नाम नहीं रहेगा तो आप वोट नहीं दे सकते, क्योंकि आपका पर्ची नहीं आएगा। तो उस सूची में, उस पर्ची में आपका भी नाम होगा, तभी आप लड़ सकते हैं, अन्यथा आप वहाँ पर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, 5वां, वह राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की को भी तैयार हो। जैसे देखो, जब आप हम लोग क्या बनते हैं, कोई सरकारी जॉब पे कहीं भी कोई हम लोग सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे हम लोग को एक शपथ खिलवाया जाता है कि इस काम को आप अच्छे से करोगे, इसके लिए शपथ दिलवाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप उस शपथ खाने के लिए तैयार है तभी आपको क्या किया जाएगा, कॉमन सभा का सदस्य बनाया जाएगा, अन्यथा अगर आप शपथ खाने के लिए रेडी नहीं है तो आपको कॉमन सभा का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि वह राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है, वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो, यानी कि जो हमारे देश के प्रति निष्ठा है उसका शपथ लेने के लिए तैयार हो। अगर वो शपथ नहीं खा रहा है यानी वो क्रिया कसम नहीं खा रहा है तो उसको नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, 6ठा है कि नाबालिग विदेशी पागल व अपराधी ना हो, मतलब अगर कोई अपराधी है, कोई पागल है, कोई विदेश का व्यक्ति है, नाबालिग है, तो उसको नहीं बनाया जाएगा कॉमन सभा का सदस्य। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन सभा का कार्यकाल, कि कॉमन सभा के कोई व्यक्ति सदस्य बन जाता है तो कितने सालों तक रहता है। आखिर कॉमन सभा में कोई सदस्य बन गया तो कितने साल तक वो वहाँ पे रह सकता है, उसी को बोलते हैं कार्यकाल, कि कितने सालों तक वहाँ पे वो रह करके काम कर सकती है। जैसे हमारी सरकार 5 साल रहती है, फिर उसके बाद चुनाव होता है ना। ठीक है, तो इस टाइप से तो देखो, कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष की होती है। ठीक है, परंतु आवश्यकता अनुसार उसके कार्यकाल में बढ़ाया भी जा सकता है। देखो, वैसे तो होती है 5-6 साल, लेकिन आवश्यकता अनुसार अगर चाहा जाए तो उसको जो कार्यकाल है उसका समय वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राजा कॉमन सदन का विघटन निश्चित अवधि समाप्त होने से पहले भी कर सकता है। देखो, अगर देखो प्रधानमंत्री के परामर्श पर अगर प्रधानमंत्री चाहे तो जो राजा है ना, वो कॉमन सदन का विघटन निश्चित अवधि समाप्त होने से पहले भी कर सकता है। मान लो 5 साल का कार्यकाल आपको दिया गया, अगर आप चाहते हैं, राजा का मतलब क्या हो गया, वहाँ का सरकार जो वहाँ चला रही है। ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो, इसका टोटल कहने का मतलब ये है ना कि प्रधानमंत्री के परामर्श में, मतलब प्रधानमंत्री के ही परामर्श में आप क्या कर सकते हैं
कि जो कॉमन सभा का सदस्य होता है वो आपको तो टाइम मिला है 5 सालों के लिए कि आप 5 सालों के लिए वहाँ पे काम कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको नहीं रहना है यहाँ पे, तो आप 5 साल से पहले भी आप प्रधानमंत्री के परामर्श में होकर के क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे समाप्त कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब कुल मिलाकर के ये समझो कि देखो, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राजा कॉमन सदन का विघटन निश्चित अवधि समाप्त होने से पहले भी कर सकता है। अगर आपको नहीं रहना है तो आपका जो टाइम है 5 साल, उससे पहले भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड पड़ता है। चलो अब नेक्स्ट देखो, कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार, कि जो कॉमन सभा है उनके सदस्यों को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। आखिर हम लोगों ने देखा कॉमन सभा के सदस्य कैसे बनते हैं, कौन कौन सा इन लोगों को काम करना पड़ता है, कितने सालों तक इन लोग वहाँ पे रहते हैं, तो 5 साल तक रहते हैं। बट समय अनुसार इन लोगों को बढ़ाया भी जा सकता है, तो या तो फिर समय के अनुसार से इनको घटाया भी जा सकता है, ठीक है। और ये अपने मर्जी से चाहे तो अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है। अब देखते हैं कि कॉमन सभा के सदस्य के पास क्या क्या अधिकार है, ठीक है। तो कॉमन सभा के सदस्यों का विशेषाधिकार निम्नलिखित है, यानी कि इनके पास बहुत सारा अधिकार प्राप्त होता है। कौन कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, देखो, इसके सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है ना, यानी जो कॉमन सभा के सदस्य होते हैं ना, उसको भाषण देने का पूरा अधिकार है, ठीक है। दूसरा कि इसके द्वारा कही गई बातों का विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। देखो, अगर जो कॉमन सभा का सदस्य कोई भी चीज़ अगर किसी के प्रति, कोई भी सरकार के प्रति है, तो किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर विरुद्ध है ना, विरोध में होकर के कोई कार्यवाही कर रहा है, कोई बातें बोल रहा है ना, तो उनके विरोध में कोई भी व्यक्ति कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे आप लोग देखे होंगे मनीष कश्यप ने थोड़ा सा क्या किया, सरकार के प्रति उल्टा शब्द बोल दिया तो इसको जेल में डलवा दिया गया। लेकिन ऐसा यहाँ पे कॉमन सभा के सदस्यों के साथ नहीं किया जा सकता है। वो अगर किसी भी सरकार का बुराई करता है, तो कोई भी कुछ करता है, तो इसके प्रति उसको, इनके सदस्यों को कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, इसके प्रति कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, सदन के अधिवेशन कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखो, अगर मान लो कॉमन सभा का हम सदस्य हैं, ठीक है, तो कॉमन सभा का हम सदस्य हैं और एक अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन मीन्स होता है बैठक। मान लो कि आज बैठक हुआ, तो बैठक होने से 40 दिन पहले भी मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था, और आज बैठक हुआ उसके 40 दिन बाद तक भी मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये रूल्स वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चौथा, कॉमन सभा के सदस्य स्पीकर के माध्यम से सम्राट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखो, कॉमन सभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे मान लो कि मैं कॉमन सभा का सदस्य हूं, तो स्पीकर के माध्यम से, स्पीकर मतलब ये मत समझना साउंड डीजे, वो स्पीकर नहीं है। स्पीकर का मतलब होता है मैन, व्यक्ति, वहाँ का स्पीकर, ठीक है। तो कॉमन सभा का जो सदस्य होता है ना, वो स्पीकर के माध्यम से सम्राट मतलब होता है वहाँ का राजा या तो फिर वहाँ का सरकार, ठीक है, सरकार तक अपनी बात क्या कर सकता है, पहुँचा सकता है। पांचवा, कॉमन सभा के सदस्यों को अपनी कार्यवाही पर नियंत्रण का अधिकार है। देखो, कॉमन सभा का सदस्य, मान लो कि मैं कॉमन सभा का सदस्य हूं, तो कॉमन सभा का जो सदस्य होता है ना, वो अपनी कार्यवाही पर नियंत्रण का अधिकार रख सकता है। तो क्या मैं अपने कार्यवाही पर, अपने जो मेरे जो अंदर काम हो रहा है, मान लो मैं कॉमन सभा का सदस्य हूँ, तो मेरे अंडर जितना सारा काम है, क्या उस पर मैं नियंत्रित नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल नियंत्रण रख सकता हूँ। नियंत्रण मतलब देखभाल, ठीक है। छठा, अगर कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, तो सदन स्वयं उसे दंडित कर सकता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है ना, सदन मतलब जो भी नियम कानून है, उसका जो भी अधिकार है वहाँ पे, उसका उल्लंघन करता है, उस नियम कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे सदन स्वयं उसे दंडित कर सकता है। तो सदन जो है वो क्या, ब्रिटिश का जो संसद है, ठीक है, और ये जो कॉमन सभा है, जिसको कॉमन सदन सभा बात एक ही पड़ता है, ठीक है। तो जो कॉमन सदन है ना, यानी कि जो कॉमन सभा है, वो स्वयं उसे दंडित कर सकता है। मान लो कि हम भी कॉमन सभा का सदस्य हैं, एक और कोई व्यक्ति अगर वो गलत कर रहा है, तो हम लोग सारा मिलकर उसको क्या कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कॉमन सभा की शक्तियाँ व कार्य, कि कॉमन सभा का शक्ति और कार्य क्या है। तो पहला देखते हैं इनका शक्ति और कार्य एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि जितना ही मुझे शक्ति मिलेगा उतना ही ना हम काम करेंगे। तो पहला विधायी कार्य, विधायी का मतलब होता है नियम कानून बनाना, ठीक है। तो कॉमन सभा के पास कानून बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। यह अपने ईमानदारी से कार्य करती है। कॉमन सभा देश के प्रत्येक स्थान या वस्तु व्यक्ति के संबंध में कानून बना सकता है। उसके कार्य पर कोई बंधन नहीं है कि ये कानून नहीं बना सकता, वो नहीं बना सकता है। इस पर कोई भी बंधन नहीं है। अपना फ्री होकर के जो चाहे वो कानून बना सकती है।
कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ, इसके पास कार्यपालिका संबंधित भी शक्तियाँ होती है। कौन कौन होती है इसको देखो। कार्यपालिका के संबंध में कॉमन सभा की शक्ति महत्वपूर्ण है। लॉस्की, देखो अब लॉस्की क्या कहते हैं, एक लॉस्की व्यक्ति, इसने क्या कहा कार्यपालिका के बारे में देखो। लॉस्की का कहना है कि सरकार बनाना तथा राजकाज करने का नियमित अधिकार प्रदान करना। देखो सरकार को बनाना, कि सरकार को कैसे बनाना है, प्लस में जो राजपाट होता है ना, यानी जिसको राजकाज बोला गया है, तो राजकाज को करने का नियमित अधिकार प्रदान करना, कि राजकाज कैसे चलेगा नहीं चलेगा इसका अधिकार प्रदान करना, या तो फिर अधिकार ना प्राप्त करना। लोक सदन का ही, यानी लोक सदन जिसको कॉमन सभा बोलते हैं, ठीक है, का ही ऐसा प्रमुख कार्य है, यानी कि कॉमन सभा का ही प्रमुख कार्य क्या है कि ये कॉमन सभा सरकार को बनाएगी, राजकाज करने का अधिकार भी प्रदान करता है या ना करना, ठीक है। सरकार को क्या करती है, कैसे राजकाज चलाना उसको बताती है या तो फिर नहीं भी बताती है। तो ये सब लोक सदन का ही काम है, यानी कि कॉमन सभा का ही कार्य, ठीक है, जिस पर अन्य सब कार्य निर्भर है, और इसी पर सारा कार्य क्या निर्भर है। अन्य महत्वपूर्ण मंत्रियों की नियुक्ति भी कॉमन सदन से ही की जाती है। अन्य सारे जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रियों की नियुक्ति होती है, उसका जो नियुक्ति है वो कौन करती है, वो कॉमन सदन ही करती है, ठीक है। मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए लोक सदन यानी कि कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा सदन या कॉमन सभा एक ही है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए, मंत्रिमंडल जो होता है वो अपने कार्यों के लिए लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम इस काम के प्रति उत्तरदायी हैं, खरा उत्तरदायी हैं, ठीक है। वैसे ही मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल में जितने सारे मंत्रियाँ होती है उसको बनाती कौन है, उसको बनाती कौन है, कॉमन सभा। तो क्या ये कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा ना। तो इसीलिए वहाँ मंत्रिमंडल जो होता है ना अपने कार्यों के लिए यानी कॉमन सभा के प्रति क्या रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ, किसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या है। तो उपरोक्त सभी शक्तियों व कार्यों के अलावा कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सदन में विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे स्पीकर द्वारा बंदी बनाया जा सकता है। स्पीकर मतलब समझ गया ना। उसके बाद सदन द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा कि उसे दंडित करना है या नहीं। कॉमन सभा द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों को किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध नहीं ठहराया जा सकता। देखो अगर कॉमन सभा कोई ऐसा निर्णय ले लेता है तो वो न्यायालय द्वारा अवैध नहीं ठहराया जा सकता है कि ये गलत है, यानी जो ये निर्णय ले लेता है इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो तो मैंने आप लोगों ने पूरा वॉच कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किस टॉपिक्स पे